सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल बिजनेस अड्डा 24x7 में। आपको इस चैनल पर क्लास 11th और 12th सीबीएसई बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस कराया जाएगा। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने 12th क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात हो चाहे आपके थ्योरी एग्ज़ाम की बात हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आपके पास 101% श्योरिटी के साथ दोनों ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू जो है मैं आपको दे देती हूँ। आपके पास इस चैप्टर्स में दो प्रोपाउंडर्स हैं जिनके प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है। पहले हैं सर हेनरी फ्योल, दूसरे हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जिनके फुल नेम है इनका। इनके प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये प्रिंसिपल काउंटिंग में 14 है और ये 4 है। इनका टेन्योर जो है वो रहा है 1841 से लेकर 1925 तक और F.W. टेलर का टेन्योर रहा है 1856 से लेकर 1915 तक। एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने जो है काम किया है और F.W. टेलर ने मेडिवल स्टील कंपनी नाम से एक कंपनी है, वहाँ पर लेबरर से लेकर चीफ इंजीनियर तक का काम किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और F.W. टेलर की बुक रही प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि जितने भी हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो सभी मैनेजरियल लेवल से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स ऑफिस प्रेमिसेस में ही यूजेबल है। और जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल हैं दे आर एसोसिएटेड विद फैक्ट्री एरिया यानी वर्कर्स पे एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तीनों फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है और ये रहेंगे सिर्फ फैक्ट्री लेवल के ऊपर यानी सिर्फ वर्कर्स के ऊपर ही इनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। आज जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम सर हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं आज करने जा रहे हैं और अगली वीडियो में जो होगा F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स और उनकी 9 टेक्निक्स हैं वो की जाएंगी। तो हम बात करते हैं सर हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स की। आपको एक बात श्योरिटी से बता दूं मैं कि इन प्रिंसिपल्स में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन तो आना ही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। अब नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और हर पर्सन को उसका काम असाइन कर दिया जाए। अब हर पर्सन को काम तो असाइन किया जाएगा ही, लेकिन उससे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये प्रिंसिपल कहता है वर्क शुड बी असाइंड टू एन एक्सपर्ट ओनली, यानी जो पर्सन उस फील्ड में उस काम में एक्सपर्ट है उसी को ही वो काम दिया जाना चाहिए। यहाँ से एक चीज निकल कर आती है दैट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या कहता है कि जब आप एक्सपर्ट्स लोगों को काम देते हो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाती है। यानी आपने काम असाइन किया, आपने पहले तो काम को पार्ट्स में बांटा, फिर आप उनको असाइन कर रहे हो तो हर एक्सपर्ट को ही वो काम देना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। देन सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक
बड़ी बेसिक सी लाइन जो है जो लिखी जाती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, मीन्स ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा साथ साथ चलती हैं। पहले तो आपको दोनों वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी आपके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है टू बी ड्यूटीफुल, यानी आपको जो काम असाइन किया जा रहा है आप अपने ड्यूटीज को पूरा कीजिए। ये दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चलती हैं। यानी सबऑर्डिनेट को अगर काम दे दिया गया लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर उसको नहीं दी गई तो वो अपने काम को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगा। काम को अच्छे से फुलफिल कब किया जाएगा? जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही दी जाएंगी। यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दी गई, जैसे ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आपको काम की अथॉरिटी भी साथ में ही दे दी जाती है। यानी आप उस वर्क से एसोसिएटेड जितने भी डिसीजंस हैं आप खुद ले सकते हैं। देन थर्ड वन इज डिसिप्लिन। अभी देखिए आप सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में डिसिप्लिन आपको मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। दैट मीन्स कि आपके स्कूल अथॉरिटी ने जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं आप सभी को, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर, सभी को इक्वली उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सिमिलर वे में जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वेदर यू आर अ सुपीरियर और यू आर अ सबऑर्डिनेट, आप दोनों को इक्वली सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी बेसिक सी बात बताना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज सुपीरियर एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट। देखिए जो बॉस होता है वो है सुपीरियर और जो बॉस के अंडर काम करता है वो है सबऑर्डिनेट। यानी सुपीरियर बॉस है, आप सिर्फ इतना सा ही याद रख सकते हैं कि सुपीरियर बॉस है और आगे जो भी उनके अंडर काम करेगा ही इज सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या कहता है कि इन दोनों को इक्वली ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो करे। देन फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन एम्प्लॉई या फिर वन सबऑर्डिनेट should get orders from one superior at a time। एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ लिखने में गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि एक सुपीरियर तो एक टाइम पे 3 लोगों को ऑर्डर दे सकता है। कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि सुपीरियर भी एक को ही ऑर्डर दे सकता है। नहीं, सुपीरियर के अंदर 10 लोग काम करते हैं तो सुपीरियर 10 लोगों को भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इसको, ये जो सबऑर्डिनेट है, इसको एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। या मान लीजिए आपके पास 2 मैनेजर्स हैं, अब यहाँ पे 3 सबऑर्डिनेट्स हैं। इस पर्सन को इस मैनेजर ने भी काम दे दिया, इस मैनेजर ने भी काम दे दिया। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं पहले इसका काम करके रिप्लाई करूं या पहले इसका करूं, तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच। एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। आपके पास 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड और ये जो 5th वाला पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए और इन दोनों में से एक आ ही जाता है एग्जाम में मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना। कमांड ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। एक टाइम पे 2-2 लोग काम दे देंगे तो ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन हेड ओवर वन प्लान। एक प्लान के ऊपर एक हेड होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लान क्या है, देखिए आजकल जो कंपनीज हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो हो सकता है हमारी कंपनी जो है वो कार भी बनाती हो और हमारी कंपनी बाइक भी बनाती हो। यानी एक यूनिट हमारे पास कार की है, एक यूनिट हमारे पास बाइक की है।
तो कार वाले यूनिट का जो बॉस है वो अलग होना चाहिए और बाइक वाले यूनिट का जो बॉस है वो अलग होना चाहिए। वन हेड ओवर वन प्लान, जितने नंबर ऑफ प्लान्स होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ हेड्स भी होते जाएंगे। यानी एक कार की यूनिट है उसका अलग बॉस है और ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बॉस अपनी यूनिट देखेगा, ये बॉस अपनी यूनिट देखेगा, इनका एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। यानी वन हेड, इसको लर्न करने का एक बेसिक सी लाइन है, वन हेड ओवर वन प्लान। हर प्लान के ऊपर जो है आपको अलग हेड होना चाहिए। आफ्टर दैट प्रिंसिपल नंबर 6। प्रिंसिपल नंबर 6 क्या कहता है? प्रिंसिपल नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे दो बातें की गई हैं, एक आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा आपका जनरल इंटरेस्ट। आप यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब अपने बेनिफिट से सोच लो कि आपको अपने इंडिविजुअल बेनिफिट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को सोचने की ज़रूरत है। यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, तो अपने पर्सनल चीज़ों को छोड़ करके, पर्सनल बेनिफिट्स को छोड़ करके आपको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स की ओर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहता है, मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसके बेटे के पास वही रॉ मटेरियल मिलता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ करती है। बाकी मार्केट में वो चीज़ें थोड़े कम रेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो अपने बेटे की शॉप से हाई प्राइजेस पे आप अपनी कंपनी को जो है वो दिलवा रहा है रॉ मटेरियल। तो ये अपना पर्सनल बेनिफिट तो सोच रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस नहीं करवाना है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को एक साइड पर रखना है और प्रायोरिटी देनी है, पर्सन को प्रायोरिटी देनी है जनरल इंटरेस्ट को, जनरल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ओवर हिज पर्सनल इंटरेस्ट। क्लियर है? उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल नंबर 7। प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन आप सभी को पता ही होगा, सैलरी, कि सभी को इतनी सैलरी या इतना रेम्यूनरेशन तो मिलना ही चाहिए सो दैट दे कैन अटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हर पर्सन की वो फुलफिल होनी ही चाहिए। एक पर्सन को इतनी सैलरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलनी ही चाहिए कि उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो पाए। देन पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर है वो एक ही पर्सन के पास है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्जन ऑफ पावर। डिस्पर्जन ऑफ पावर क्या है कि जो पावर है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। यानी यहाँ पे आप सोचिए कि पावर सिर्फ सीईओ के पास है या बॉस के पास है, यहाँ पे बॉस ने अपनी पावर जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। फॉर एग्जांपल हम क्लास की बात करते हैं, क्लास में मान लीजिए सारी पावर टीचर के पास ही है, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और क्लास में मान लीजिए टीचर स्टूडेंट्स के ग्रुप बना देते हैं, कुछ ग्रुप लीडर्स होते हैं, तो ग्रुप लीडर्स को जब पावर दे दी जाती है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, ये तो सिर्फ मीनिंग थे। प्रिंसिपल हमारा कहता है ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट
डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देयर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, कि जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत हो वहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम लेना चाहिए, और जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत हो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी मिक्सचर रहेगा बोथ का, कुछ डिसीजंस टॉप लेवल के पास रहेंगे और कुछ डिसीजंस फर्दर मिडल और लोअर लेवल को पास ऑन कर दिए जाएंगे। दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन द नाइन्थ पॉइंट इज स्केलर चेन। आपने देखा होगा सबसे लेंथी प्रिंसिपल जो है वो स्केलर चेन ही है, अलग से भी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो स्केलर चेन क्या है? दैट इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी जो कि मूव करती है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। तो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, यहाँ पे आपको एक लैडर भी पता होगी, फ्यूल लैडर है। फ्यूल लैडर क्या कहती है कि अगर ए हमारा सीईओ है, ए से मैसेज बी के पास, बी से सी, सी से डी और डी से ई, मैसेज जो है इस तरह से टॉप से बॉटम के पास जाएगा और सिमिलर वे में बॉटम से टॉप के पास जाएगा। तो दोनों ही तरीके से कोई भी किसी एम्प्लॉय को स्किप नहीं कर सकता, बीच में से किसी भी सबऑर्डिनेट को स्किप नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है फ्यूल ओपिनियन। फ्यूल ओपिनियन क्या कहता है? इसको बड़े स्ट्रिक्टली, इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो जो है वो करना चाहिए, और ये क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी दिखाती है। इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इसकी ये कहती है कि इससे हमें क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का पता चलता है, दैट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हुम, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसका बॉस है, वो हमें बड़ी क्लियरली पता लगता है। ये हमें बताता है यूटिलिटी। आफ्टर दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है? इसके साथ एक वर्ड एसोसिएटेड है, दैट इज एमरजेंसी। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर डी को एच से बात करनी है, डी अपने सीनियर सी से पूछेगा और इधर बात कर लेगा, एच अपने सीनियर जी से पूछ के इधर रिप्लाई कर देगा। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। नॉर्मल सिनेरियो में एक वर्कर सीईओ को अप्रोच नहीं कर सकता, बट इन केस ऑफ गैंग प्लैंक, और वी कैन से इन केस ऑफ एमरजेंसी, a worker can directly approach to the CEO of the company। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है सबसे ज़्यादा बार गैंग प्लैंक जो है वो पूछा जाता है। देन हमारा प्रिंसिपल नंबर 10 जो कि है ऑर्डर। प्रिंसिपल नंबर 10 जो है वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है? राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। सही टाइम पे सही चीज़ सही जगह पर होना। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास होता है दो टाइप का, वन इज सोशल ऑर्डर एंड द अदर वन इज मटेरियल ऑर्डर। यहाँ पे बात आती है कि आपको आपके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। तो ये रिसोर्सेज आपके दो टाइप के हैं। अब रिसोर्सेज में हमारे पास आता है एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं 4M। 4M मीन्स मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी। तो जहाँ पे भी आपके पास बात आया, आपकी बुक में बहुत जगह आती है ये बात कि रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए, तो रिसोर्सेज हैं आपके 4M, जिसमें से मैन गया सोशल ऑर्डर में एंड रेस्ट ऑफ द 3 दे गए, वो गए मटेरियल ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैन सोशल ऑर्डर और मशीन, मटेरियल और मनी गए मटेरियल ऑर्डर में। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर में इनको रखना चाहिए, इनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है कई बार कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप घर जाते हो, अपनी बुक्स ढूंढते हो और आपको टाइमली अवेलेबल नहीं होती बुक्स,
क्योंकि आप उनको प्रॉपर जगह पे नहीं रखते, और आप जब नेक्स्ट टाइम ढूंढते हो तो आपको वो मिलती नहीं है क्योंकि आप सही जगह पे रखते नहीं हो। तो आपसे अगर पूछा जाए विच प्रिंसिपल यू आर वायोलेटिंग, तो यू आर वायोलेटिंग ऑर्डर, क्योंकि आप सही टाइम पे सही चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखते। देन प्रिंसिपल नंबर 11, दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। सभी लोग बराबर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बेस पे, जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे किसी के साथ किसी तरीके की बायसनेस नहीं की जा सकती। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहाँ पे बोला जाए मेल और फीमेल में बायसनेस की जा रही है या फिर कास्ट को देख के बायसनेस की जाती है, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट किया जा रहा है, देन द आंसर विल बी इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ट्रीट एवरीवन इक्वली, कि सभी को आपने इक्वल ही समझना है। देन नंबर 12, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ personnel. स्टेबिलिटी ऑफ personnel मीन्स एम्प्लॉयज, कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं उनका टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग रन तक रहे, आपके एम्प्लॉयज बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाएं। आप देखिए जब वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती रहती है। यही अगर वो बार बार छोड़ के जाएंगे, आपके पास बार बार नए एम्प्लॉयज आएंगे, आपको हर बार नए सिरे से उनको सिखाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप अपने स्कूल की क्लास की बात लीजिए, अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट के लिए एक्सपीरियंस्ड टीचर है तो वो आपको बहुत बार गाइड करेंगे कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक फ्रेशर टीचर पढ़ा रहा होगा जिनको नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो वो आपको सही से गाइड नहीं कर पाएगा। यही डिफरेंस है यहाँ पे कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू अ फ्रेशर वन हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, उनको पता होता है। तो वही चीज़ है कि आपके एम्प्लॉयज़ लॉन्ग रन तक रिटेन रहने चाहिए इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट 13th, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है आपके एम्प्लॉयज़ पहल करें काम करने की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि आपके एम्प्लॉयज़ को बोलने का मौका दिया जाए, वो इनिशिएटिव लें किसी काम को करने का कि हम करते हैं ये काम। नॉर्मल सिनेरियोज में उनको ये एटमॉस्फेयर कई बार नहीं दिया जाता, तो जिससे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इनिशिएटिव का यहाँ पे मतलब है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि वो नए सिरे से नए काम करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड द लास्ट वन इज 14th वन इज स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स क्या कहता है कि एक मैनेजर को आई वर्ड को छोड़ करके वी वर्ड का यूज जो है वो करना चाहिए। आप देखिए, आप पूरी क्लास मिलके कोई काम करती है, आपका मॉनिटर जाके कह देता है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में कि मैम मैंने किया, मैंने करा दिया, तो बाकी क्लास उसका मुंह देखेगी, क्यों भाई अकेले ही कर लिया था सारा, हमने कोई हेल्प नहीं की। तो अगर सबका क्रेडिट कोई एक पर्सन खाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो स्टूडेंट्स उसकी हेल्प ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो सारा क्रेडिट जाके खुद ही ले लेता है। सिमिलर वे में अगर मैनेजर सारा क्रेडिट जाके खुद ही ले लेगा तो बाकी एम्प्लॉयज़ उसकी हेल्प क्यों करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, वो क्यों करेंगे उसके लिए काम, क्योंकि उनको पता है इसने क्रेडिट खुद लेना है। तो मैनेजर की अप्रोच हमेशा आई वाली नहीं होनी चाहिए, उसकी अप्रोच होनी चाहिए वी वाली, कि वी एज अ टीम हैव परफॉर्म द टास्क। इससे टीम स्पिरिट बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि मैनेजर कभी भी सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश ना करे, बल्कि अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दिलवाए। तो ये 14 प्रिंसिपल आपके सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं, और 100% श्योरिटी के साथ बताया जा सकता है कि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक की वीडियो मैं पहले बना दूं, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।